तो हाँ बच्चों, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। शक्ति, ठीक है। अब इसमें देखिए अपनी दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके कारण इसमें कार्य किया जाता है। दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके कारण कार्य किया जाता है, परंतु आपने देखा होगा जैसे कि किसी वस्तु को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान रखना, टहलना, ठीक है, दौड़ना, भागना, ये सब हमारे किसके कार्य के अंतर्गत आता है। किसी गाड़ी को धक्का देना, फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल में किक मारना, ये सब कार्य के अंतर्गत में आते हैं। तो सभी कार्यों करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सजीवों में ऊर्जा जो है वो भोजन से प्राप्त होती है। वाहनों में ऊर्जा हमारे किसके, उसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पेट्रोल, डीजल, इनसे मिलती है, ठीक है। तो शीघ्रता से संपन्न करने में तो इसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति का अध्ययन करेंगे और हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ रहे हैं कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है कार्य। तो देखिए कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि किसी वस्तु को विरामावस्था से परिवर्तित करना। विरामावस्था में किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो यहां पर लिख देंगे किसी कार्य की परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में हम क्या करते हैं, विरामावस्था में परिवर्तन करने या फिर उसके वेग में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। तो अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल एवं बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। परंतु जैसे कि हम यानी कि सुबह से 5 घंटे हम पढ़ें और पढ़ाई करने के पश्चात में देखते हैं कि हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि कार्य करते समय हम अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया, यानी कि विस्थापित नहीं हुए हैं, तो इसीलिए किया गया कार्य कितना होगा, 0 होता है। पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य की माप करने के लिए वस्तु में विस्थापन होना आवश्यक है। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य की परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में
होने वाले बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो कार्य की परिभाषा यह आ गई हमारी कि किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये एक समतल पृष्ठ ले लिया, ये एक समतल पृष्ठ ले लिया है, ये हमारा क्या है? समतल। समतल पर एक वस्तु यहाँ पर स्थित है, ये वस्तु ए स्थित है। वस्तु पर F बल लगाते हैं और वस्तु S दूरी विस्थापित होकर यहां पर आ जाती है। यहां पर आ जाती है, तो वस्तु में होने वाला विस्थापन कितना है? S। ठीक, ये A हो गई, ये B हो गई। ठीक है, किसी समतल पर एक वस्तु स्थित है, जब उस पर F बल लगाते हैं तो यह F दूरी विस्थापित हो जाती है। तो किया गया कार्य कितना जाएगा? बल गुणा विस्थापन के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले कार्य का फॉर्मूला। कार्य बराबर आ जाएगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से, और विस्थापन कितना जाएगा? S। तो कार्य बराबर किसके आ जाएगा? बल गुणा विस्थापन। कार्य को हम कहते हैं बल तथा किसके? विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। तो ये आ गया कार्य। यदि वस्तु पर आरोपित बल विस्थापन की दिशा में नहीं है, तो सब पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बताते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, यानी कि कार्य की ये परिभाषा है, कार्य की सामान्य भाषा है ये, और ये आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य की परिभाषा है, और ये फॉर्मूला लिख लेंगे, इस चित्र को बना लेंगे। चलिए नोट करिए इसको। नोट कर दिया होगा बेटा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा से अलग है तो कार्य को
ज्ञात करने के लिए विस्थापन की दिशा में बल के घटक को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी समतल पर एक वस्तु स्थित कर दिया, यहाँ पर ये वस्तु स्थित है एक समतल पर, ठीक है। इस पर आरोपित बल ये है F, और वस्तु को S दूरी विस्थापित करना है। वस्तु को S दूरी विस्थापित करना है, ये S, यहां पर B। तो ये विस्थापन की दिशा से थीटा कोण अंकित करती है। तब इसके घटक करेंगे तो इस तरफ घटक इसका आ जाएगा F cos थीटा, F cos थीटा। तो यहाँ पर विस्थापन की दिशा में होने वाला घटक इसका कितना है F cos थीटा। तो विस्थापन के घटक F cos थीटा तथा विस्थापन के गुणनफल को लेते हैं, विस्थापन के गुणनफल को लेते हैं। तो अब देखिए, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, यदि कोई वस्तु एक समतल पर स्थित है, एक समतल पर स्थित है, इस पर बल F इस प्रकार लगाया जाता है, बल F इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु को बिंदु B तक विस्थापित, वस्तु लगाया जाता है कि वस्तु इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु इस प्रकार लगाया जाता है कि यहाँ ये लिखते हैं, यहाँ इस प्रकार लगाया जाता है कि बल वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा, यहाँ पर लिख देंगे थीटा कोण बनाता है। तो अब विस्थापन की दिशा में बल का घटक लेंगे, कितना जाएगा F cos थीटा, ले लेते हैं। अब किया गया कार्य, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो निकाल देंगे किया गया कार्य बराबर किस किया जाएगा, बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल की दिशा में घटक गुणा विस्थापन। तब यहाँ पर आ जाएगा कार्य W बराबर F
cos थीटा इंटू एस के, इंटू कितना आ जाएगा एस के आ जाएगा आपका। ठीक है, तब इसको आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में फिर रफ करेंगे और फिर आपको बल लिखाते हैं। फिर इसके बाद में आपको बताता हूं मैं, आप इसको पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा बेटा। अब देखिए यहां तक आपने लिखा लिया W बराबर एफ कॉस थीटा एस, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो W का मान किसका जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस, ये आ गया। कार्य का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। कार्य का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, हो सकता है। कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कार्य का मान धनात्मक कब होगा और कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा, ये बताते हैं हम आपको। नहीं तो देखिए ये आप पहले नोट कर चुके हैं। यदि बल या बल का घटक और विस्थापन एक ही दिशा में हैं, तो एक ही दिशा में है तो कार्य का मान धनात्मक, कार्य का मान धनात्मक होता है, कार्य का मान धनात्मक होता है। यदि बल या बल का घटक, यदि बल या बल का घटक, यदि बल या बल का घटक और विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में हैं, तो कार्य का मान ऋणात्मक, कार्य का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे किसी वस्तु पर जब हम धक्का देकर क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो उसमें किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक होता है। यदि किसी वस्तु पर क्या करते हैं, धक्का लगाकर उसका वेग कम करते हैं, तो उसमें किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे और बताते हैं हम आपको।
नोट करिए। किसी वस्तु पर क्या कहते हैं, ब्रेक लगाकर अगर गाड़ी को रोका जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, एक्सीलेटर देकर उसकी गति को बढ़ाया जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाता है, आपका धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखिए आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद अब देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यदि कोई स्मॉल द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। यदि, अब इसके बाद में देखते हैं, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी सतह से स्मॉल h ऊंचाई, यदि स्मॉल h द्रव्यमान की एक वस्तु ऐसे लिखिए, यदि स्मॉल h द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के कारण वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। बल बराबर किसके आ जाएगा, F बराबर यहां से आ जाएगा द्रव्यमान स्मॉल m गुणा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g। तो यहां से आ जाएगा आपका F बराबर mg के, F बराबर mg के। अब विस्थापन का जो मान होगा वो पृथ्वी सतह से ऊंचाई के बराबर होगा, यानी कि h के। तब वस्तु द्वारा किया गया कार्य, परंतु दोनों यानी कि ऊर्ध्वाधर बल और ऊंचाई, यानी कि विस्थापन और ऊंचाई दोनों ही एक ही दिशा में हैं, तो यहां पर लिखेंगे बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, वस्तु भी नीचे गिर रही है।
नीचे गिर रही है, वस्तु भी देखिए नीचे गिर रही है और बल भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इसलिए थीटा बराबर किसके आ जाएगा, 0 डिग्री के। थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 0 डिग्री के। तब गुरुत्वीय बल द्वारा, इसके बाद में निकालेंगे गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो अब यहां से कितना जाएगा, किया गया कार्य W बराबर आपका आ जाएगा mgh के। कितना जाएगा, mgh। mg आपका हो गया बल, h हो गया कितना, विस्थापन। तो यहाँ पर किया गया कार्य हमारा किया जाता है, यानी कि mgh। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद में आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा बेटा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन के लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। यानी कि तब इस वस्तु द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। यानी किसी वस्तु को अगर हम धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो गुरुत्वीय बल द्वारा उसने किया गया कार्य शून्य होता है। यदि धरातल पर किसी वस्तु को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में गुरुत्वीय बल mg द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जिसके गुरुत्वीय बल है वो धरातल पर नीचे की ओर कार्य कर रहा है और विस्थापन धरातल के लंबवत हो रहा है। इसलिए दोनों की दिशाएं दोनों के मध्य का बनने वाला कोण कैसा होता है,
90 डिग्री होगा, इसीलिए किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब यदि कोई वस्तु हमारे से वृत्ताकार पथ पर गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो वस्तु पर एक क्या करते हैं, वस्तु पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया कार्य सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। तो यहां पर लिख लेंगे लाइन, यदि वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल सदैव विस्थापन के लंबवत होता है। तो यहां पर लिख देंगे अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन सदैव अभिलंबवत होते हैं, इसीलिए किया गया कार्य हमारा किसके हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये पढ़ा आपने कार्य और कार्य के बारे में पूरी जानकारी। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं कार्य के मात्रक कौन कौन से होते हैं, कार्य के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, इसी के साथ में आपका कार्य पूरा हो गया है। नोट कर लीजिए बेटा। तो देखिए बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अब तक इसको। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए हम पढ़ते हैं कार्य के मात्रक क्या क्या होते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कार्य की मात्रक। कार्य के मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक हमारे पास देने दो प्रकार के होते हैं, एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में। तो सबसे पहले हम लोग एसआई पद्धति के देखेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो कार्य का मात्रक बराबर आपका आ जाएगा बल का मात्रक गुणा विस्थापन का मात्रक। तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन और कार्य विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर, या हम इसी को कहते हैं जूल कहते हैं। तो कार्य का मात्रक हो गया कितना, जूल, जूल, ठीक है। तो यहां पर कार्य, तो एक जूल बराबर किस किया जाएगा, 1 न्यूटन मीटर के, 1 न्यूटन मीटर के। अब 1 जूल की परिभाषा देना चाहे तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करके 1 न्यूटन का बल आरोपित करके 1 मीटर दूरी विस्थापित होती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा, 1 जूल होगा। ये था एसआई पद्धति में। अब इसके बाद में सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन की जगह कितना हो जाता है, डाइन, और विस्थापन का मात्रक होता है सेंटीमीटर। इसी को कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो देखिए एक अर्ग में यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा मीटर। अब 1 न्यूटन में डाइन कितने होते हैं, 10 की घात 5 डाइन गुणा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अब 5 और 2 घात कितनी हो गई, 7, 10 की घात 7 डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, अर्ग। तो 1 जूल बराबर आपका आ गया 10 की घात 7 अर्ग के, 10 की घात 7 अर्ग के आ गया। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये थे आपके कार्य के मात्रक, ये थे आपके किसके, कार्य के मात्रक। अब इसके पश्चात में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा, और ऊर्जा को हम लोग पढ़ेंगे अब लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही बेटा, फिर उसके बाद में मिलते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। वीडियो में वो करेगा। तो नोट हो गया होगा बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं कल। अब इसके बाद में फिर मिलेंगे कल शक्ति के साथ में, ठीक है।